हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, नाभिक का स्थायित्व और N/Z रेशियो। ठीक है, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला पढ़ा था और उसके अंदर हमने देखा था कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है न्यूक्लियस की उसमें कौन कौन से कारक ऐड होते हैं। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल के आधार पर न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है, बंधन ऊर्जा जो होती है, उसके अंदर कुछ कारकों को ऐड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने EB इक्वल्स टू EV प्लस ES प्लस का EA प्लस EP प्लस का हमारे पास में EC। ठीक है, ये क्या आ रही थी, यहाँ पर हमने बाइंडिंग एनर्जी को इन टर्म्स में डिफाइन किया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइंडिंग एनर्जी के अंदर इन टर्म्स को ऐड करके मास के लिए परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसके लिए साम्य अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र को लिखा था। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस होता है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर। ठीक है, अगर कोई नाभिक विघटित नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो नाभिक स्थायी नाभिक होता है। और किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा होती है वो नाभिक क्या होता है, उतना ही स्थायी होता है। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, किसी भी न्यूक्लियस को डिकम्पोज करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, उसको उसके घटकों में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो क्या कहलाती है, उसकी बंधन ऊर्जा। तो किसी न्यूक्लियस के लिए अगर हमारे पास में मान लो कोई न्यूक्लियस है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होती है न्यूक्लियस क्या होगा, उतना ही स्थायी होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए एक चार्ट बनाते हैं जिसे सेगर चार्ट कहते हैं। ये चार्ट जो होता है वो N और Z के मध्य बनाते हैं, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के मध्य एक ग्राफ बनाया जाता है जिससे कि जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, स्थायी नाभिक होते हैं, उनका जो क्षेत्र होता है उसको डिफाइन करते हैं और उसके आधार पर अल्फा डीके, बीटा डीके और जो बीटा हमारा प्लस माइनस डीके होता है उसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं। और जो आइसोटोप्स हमें और आइसोबार आदि होते हैं उनकी जो लाइन हमें हमारे पास में होती है उनको भी सेगर चार्ट में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि सेगर चार्ट क्या होता है। ये जो हमने N/Z रेशियो लिखा है, N/Z रेशियो जो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होगी, ठीक है, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, ठीक है, वो नाभिक जो होते हैं क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर सेगर चार्ट जो होता है नाभिक के स्थायित्व के अध्ययन के लिए न्यूट्रॉन संख्या तथा अध्ययन के लिए प्रकृति में पाए जाने वाले सभी प्रकृति में पाए जाने वाले सभी स्थायी नाभिकों की न्यूट्रॉन संख्या तथा प्रोटॉन संख्या के मध्य बनाया गया ग्राफ सेगर चार्ट या न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ कहलाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आज के लेक्चर में न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी होती है वो प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन की जो संख्या है उन पर डिपेंड करती है। यानी एन और जेड का जो रेशियो है, अगर न्यूट्रॉन की संख्या जेड के बराबर हो तब हमारे पास में न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल होते हैं। और एन की संख्या अगर यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा होती है तो वो न्यूक्लियस जो होते हैं क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है। तो ये जो ग्राफ आता है, सेगर चार्ट जो आता है, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है उसके मध्य बनाते हैं, एन और जेड के बीच में। ठीक है। तो इस सेगर चार्ट के अंदर एक रीजन मिलता है। जितने भी प्रकृति के अंदर जो स्थायी नाभिक है उन नाभिकों के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या को लेकर के यहाँ पर ग्राफ बनाया जाता है। तो ये जो ग्राफ मिलता है, जैसे मान लो अगर एन बाई जेड 1 हो, एन बाई जेड का रेशियो 1 का मतलब है कि एन और जेड जो है यहाँ पर क्या हो, इक्वल हो, या फिर हम कह सकते हैं कि एन और जेड जो हो प्रोपोर्शनल हो एक दूसरे के। तो यहाँ पर हमें एक इस तरह की लाइन मिलेगी। ठीक है, कि एन और जेड यहाँ पर इक्वल हो। लेकिन ये जो स्थायी नाभिक हैं इनके एन और जेड के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो ये जो कर्व है थोड़ा सा इस तरह से होता है। ये जो रीजन यानी जो स्मॉल न्यूक्लियस होते हैं स्टार्टिंग के अंदर, तो परमाणु क्रमांक जब कम होता है तो वहां तक तो क्या होता है कि ये इसी लाइन के अकॉर्डिंग फिर ये थोड़ा सा रीजन इस प्रकार मिलता है। ठीक है, ये हमारी अगर एन जेड की जो लाइन है इसके अंदर हमें इस प्रकार का एक रीजन मिलता है। और इस रीजन के बीच से जाने वाली जो लाइन होगी उसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं। अगर इस लाइन के ऊपर जो न्यूक्लियस होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है। अब इस रीजन के अंदर अधिकतर जो नाभिक होते हैं वो इस रीजन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। जो नाभिक इस स्थायित्व क्षेत्र के अंदर होते हैं वो नाभिक क्या कहलाते हैं, स्थायी नाभिक कहलाते हैं। और सभी जो स्थायी नाभिकों के लिए जो ये सेगर चार्ट बनाया जाता है उनसे पता चलता है कि जो नाभिकों की प्रवृत्ति होगी वो क्या होती है, इस स्थायी जो रीजन है ये हमारा स्टेबल रीजन, इसके अंदर गुच्छित होने की प्रवृत्ति होती है, यानी यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो नाभिक इस रीजन से बाहर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है, यानी किस प्रकार से अपने पास में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो नाभिक इसके स्टेबल रीजन के अंदर नहीं होते हैं वो हम जानते हैं कि वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे और रेडियो एक्टिव होंगे। अगर वो नाभिक रेडियो एक्टिव होते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर इस प्रकार से विखंडन होगा या विघटित होंगे वो, जिससे कि वो इस स्टेबल रीजन के अंदर आ सके। ठीक है। एक्चुअल जो ये सेगर चार्ट होता है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, आप लोगों की बुक में दिखाया गया है। ये इस तरह से ये लाइन बनाई जाती है और जो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। ठीक है। और जो इसके बाहर होंगे वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो एक तो सेगर चार्ट से हमें इसके बारे में पता चलता है कि जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं उनके लिए एन और जेड का रेशियो क्या रहता है। अब जो अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे वो क्या होते हैं, विघटित होकर के इस रीजन के अंदर आने का प्रयास करते हैं। तो वहां पर जो विघटन होता है नाभिक का वो 3 प्रकार से होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो विघटन होगा वो एक तो होता है अल्फा डीके। ठीक है। जो क्षय होता है, डीके होता है, वो 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है अल्फा डीके, दूसरा होता है बीटा डीके। बीटा डीके यहाँ पर अपना 2 तरीके का होगा, बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके। ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है, जैसे मान लो हमारे पास में ये हमारी n इक्वल्स टू जेड की अगर लाइन है और इसके अलावा जो हमारा स्टेबिलिटी कर्व आता है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं आता, थोड़ा सा इस तरह से झुका हुआ होता है। जो सेगर चार्ट है हमारा वो इससे थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा।
तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भारी नाभिक होंगे उनके लिए क्या होगा, न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए ये इधर थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। तो यहाँ पर हम अभी सिर्फ इसी की बात करें जो हमारा स्थायित्व रीजन है। हम ये मान लें कि ये वाला जो रीजन हमारा स्टेबल है। तो ये जो स्टेबल रीजन है इसके अंदर क्या होगा कि जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई हैं वो इसके अंदर आने का प्रयास करते हैं, विघटित होकर के वो स्टेबल बनने की कोशिश करते हैं। तो वो जब स्टेबल बनने की कोशिश करते हैं तो वहां पर जो डीके हो रहा है हमारा अल्फा डीके की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अल्फा डीके। तो अल्फा डीके के अंदर क्या होगा कि न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल हमारा क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस 2He4। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जब अल्फा डीके होता है तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या भी 2 कम हो जाती है और प्रोटॉन्स की संख्या भी 2 कम हो जाती है। ठीक है, तो जो अपने पास में नया जो हमें नाभिक मिलेगा उसके अंदर क्या होगा कि जो प्रीवियस अपना था उसके अंदर से N-2 और Z-2 प्लस का 2He4 जो हमारे पास में नया नाभिक होगा, Zn की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, प्रीवियस वाले में से Z-2 और N-2, यानी यहाँ पर N भी कम हो जाता है और Z भी कम हो जाता है। जैसे मान लो हमारा यहाँ पर कोई न्यूक्लियस है, वो इस स्टेबल रीजन से बाहर है, तो वो क्या करता है कि उसका Z भी कम होता है, यहाँ पर न्यूट्रॉन भी कम होंगे और Z भी कम होता है और फाइनली वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो अब उसके लिए अगर N/Z जो हमारा ग्राफ है उसमें अगर अब हम उसे डिफाइन करते हैं तो वो इस स्टेबिलिटी रीजन के पास होता है, यानी स्टेबिलिटी कर्व जो हमारा है वो क्या होगा, इसके पास होता है। ठीक है, इसी प्रकार अपना बीटा डीके और जो बीटा प्लस और बीटा माइनस डीके हैं उसके थ्रू भी न्यूक्लियस जो होंगे रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस वो क्या होंगे, इस स्टेबिलिटी रीजन के पास आते हैं। ये हमारा अल्फा डीके अगर हम इसे डिफाइन करें। अब हम बात करते हैं बीटा प्लस और बीटा माइनस डीके की। अल्फा डीके के अंदर क्या होगा कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों की संख्या 2 कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 2 कम हो जाती है। और इसके अलावा हम बात करते हैं बीटा प्लस और बीटा माइनस डीके की। तो वहां पर क्या होता है, इसके अंदर अपने पास में अगर हम बात करें बीटा प्लस डीके की, तो बीटा प्लस डीके के अंदर प्रोटॉन संख्या 1 कम हो जाती है और न्यूट्रॉन संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमें नया न्यूक्लियस मिलेगा उसके अंदर क्या होगा कि प्रीवियस वाले में से प्रोटॉन संख्या 1 कम हो जाएगी और न्यूट्रॉन संख्या यहाँ पर इंक्रीज होती है प्लस। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, बीटा प्लस या फिर हम इसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर जो पार्टिकल इमिट हो रहा है वो क्या है, पॉजिट्रॉन है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस में से एक प्रोटॉन कम होता है और न्यूट्रॉन 1 बढ़ता है। जो हमने इंटरेक्शन लिखी थी कि जो प्रोटॉन होगा वो किसमें कन्वर्ट होता है, N के अंदर, और एक हमें पॉजिट्रॉन मिलता है और साथ में न्यूट्रिनो होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिनो क्या होते हैं इनके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बीटा प्लस डीके होता है उसमें क्या होगा कि जो हमारा न्यूक्लियाई था उसके अंदर प्रोटॉन 1 कम हो जाता है और न्यूट्रॉन 1
बढ़ जाता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी और न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा। यानी ये कब होगा, बीटा प्लस डीके, जो हमारे जिनका परमाणु क्रमांक जेड ज्यादा होता है उनके अंदर अपने पास में यहाँ पर अपना जो होगा कि जेड जो है वो कम होता है, ठीक है, जेड कम होगा और न्यूट्रॉन यहाँ पर बढ़ रहा है। तो न्यूट्रॉन यहाँ पर बढ़ेगा और जेड अपना कम होता है। तो फाइनली जो न्यूक्लियस होगा अब कहां पर होगा, इस स्टेबल रीजन के पास होगा। अगर इधर हम डिफाइन करें तो यहाँ पर क्या होगा कि न्यूट्रॉन की संख्या तो इंक्रीज होती है, ठीक है, और जेड की संख्या डिक्रीज होती है। तो ये इसके इधर वाले जो हमारे पास में न्यूक्लियाई होंगे उनके लिए आएगा। इसी प्रकार अगर हम डिफाइन करें बीटा माइनस डीके को, तो बीटा प्लस डीके के अंदर क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन कम हो रहा है और न्यूट्रॉन बढ़ रहा है। इसी प्रकार बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके के अंदर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एक इंक्रीज होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी न्यूट्रॉन एक कम होगा और प्रोटॉन जो है वो बढ़ेगा। प्लस का ई माइनस या हमारा बीटा माइनस है ये, ठीक है। तो यहां पर अपन किस तरह से शो कर सकते हैं इसे, ये अपने पास में आ जाएगा कि यहाँ पर अगर हमारा कोई पार्टिकल ये न्यूक्लियाई है तो इसके अंदर जेड की संख्या बढ़ेगी और न्यूट्रॉन क्या होगा, यहाँ पर इस प्रकार से होगा, न्यूट्रॉन डिक्रीज होगा और जेड इसके लिए क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये अपने पास में जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, इस स्टेबल रीजन के पास आता है। तो यहाँ पर बीटा माइनस डीके के अंदर जेड कम होगा, ठीक है, और एन जो है वो इंक्रीज होगा। ये हमारा बीटा प्लस जो डीके है और बीटा माइनस के अंदर न्यूट्रॉन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार से अपने पास में ये वैल्यू आती है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो ये हमारे 3 तरीके से विघटन होते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए और वो स्टेबल रीजन के अंदर आते हैं। तो जो हमारा सेगर चार्ट है, ये सेगर चार्ट क्या होता है कि हमने पढ़ा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है उसके बीच में हम ग्राफ बनाते हैं, जिसे कि हम सेगर चार्ट या न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ कहते हैं। इस ग्राफ के अंदर हमें एक रीजन मिलता है, एक नैरो बैंड हम कह सकते हैं। उस बैंड के अंदर क्या होते हैं, जो भी हमारे स्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो उस बैंड के अंदर स्थित होते हैं और उस बैंड के बीच से जाने वाली जो हमारी लाइन होती है, ठीक है, अगर मान लो हम इस प्रकार से ये रीजन डिफाइन करते, तो यहाँ पर जो बीच से जाने वाली लाइन होती है इसकी, वो क्या कहलाती है, लाइन ऑफ स्टेबिलिटी कहलाती है। और उस लाइन पर आने वाले जो न्यूक्लियाई होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस प्रकार हमें इस सेगर चार्ट के अंदर ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं। दूसरा कि जो इस स्टेबिलिटी रीजन से बाहर होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं और वो न्यूक्लियाई इस डीके के द्वारा, डीके प्रोसेस के द्वारा इस स्टेबिलिटी रीजन के अंदर आने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 तरीके के डीके पढ़े। तो ये हमें सेगर चार्ट से इस बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा सेगर चार्ट के अंदर 3 तरीके की रेखाएं दर्शाई जाती हैं। एक तो हमारी आती है आइसोबार के लिए, आइसोटोप्स के लिए, जिन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक के लिए जो हमारी लाइन होगी वो क्या होगी, समस्थानिक के लिए अपने पास में एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। अगर मान लो हमारा n/z का ग्राफ हो और उसके अंदर अपने पास में
जो स्ट्रेट लाइन होगी, यानी इस स्ट्रेट लाइन पर आने वाले जो न्यूक्लियाई होंगे वो क्या होते हैं, आइसोटोप होंगे, उनके लिए जेड का मान सबके लिए समान होता है। तो सेगर चार्ट के अंदर इस लाइन को दर्शाया जाता है। इसके अलावा आइसोटोप होते हैं अपने पास में, और जो सब न्यूट्रॉनिक होते हैं, आइसोन्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होंगे, जो सब न्यूट्रॉनिक होंगे, आइसोटोन्स जिन्हें हम कहते हैं। तो आइसोटोन्स जो होते हैं इनके लिए जो लाइन होगी वो इस प्रकार से एक लाइन होती है। वो हमारी क्या होती है कि यहाँ पर आने वाले सारे जो न्यूक्लियस होंगे उनके लिए एन का मान समान होता है। ठीक है, इन सब के लिए क्या होगा, एन का मान समान होगा, सब न्यूट्रॉनिक होंगे ये। इसके अलावा एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो होती है अपनी आइसोबार के लिए। आइसोबार्स जो होते हैं, ठीक है, जिनके लिए ए का मान समान होता है, समभारिक, तो इनके लिए ए का मान समान होता है। ये लाइन जो होती है वो सेगर चार्ट को बराबर खंडों में विभाजित करती है। ठीक है, यानी अगर मान लो यहाँ पर हमारा 70 है, ये वाला 70 होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर अपने पास में 60 है, ठीक है, तो एन और जेड अपने पास में क्या होंगे, इस प्रकार से होगा कि ये वाला अपना क्या रहेगा, 60 रहेगा, कि एन और जेड, एन प्लस जेड मिलकर के क्या हो, इस लाइन पर आने वाले जो भी अपनी लाइंस होंगी तो इस वाले न्यूक्लियस के लिए क्या रहेगा, जेड का मान यहाँ पर अपना, ठीक है, 60 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 60 प्लस 10 70, यानी इस लाइन पर आने वाले सभी के लिए क्या रहेगा, n प्लस जेड का मान समान रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा 60 है तो यहाँ पर 10 होगा, अगर यहाँ पर अपना 50 है तो यहाँ पर कितना रहेगा, 20 रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि इस लाइन पर आने वाले सभी न्यूक्लियस के लिए क्या होगा, n प्लस जेड इक्वल होंगे। तो यहाँ पर 3 तरीके की लाइनें दर्शाई हुई हैं सेगर चार्ट के अंदर। एक तो आइसोटोप्स के लिए वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगी, और जो इस प्रकार हमारी लाइन है इस जेड एक्सिस के पैरेलल, वो हमारी आइसोटोन्स के लिए होगी, सब न्यूट्रॉनिक के लिए। और ये वाली जो लाइन है जो कि बराबर खंडों में विभक्त करती है, आपके जो सेगर चार्ट बनाया हुआ है उसके अंदर आप लोग देखना कि यहाँ पर इस लाइन के अंदर जब आप n प्लस जेड करेंगे तो इस पूरी लाइन पर n प्लस जेड का मान क्या रहता है, समान रहता है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले सारे जो न्यूक्लियस हैं वो क्या हैं, आइसोबार्स हैं। ठीक है, तो ये हमें इस सेगर चार्ट के अंदर 3 तरीके के जो हमारे न्यूक्लियाई होते हैं उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, अब जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या से हम लोग स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है, स्टेबिलिटी जो होती है वो इन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो एक बार इसको बना लें, ये लिख लें कि ये हमारे पास में 3 तरीके के न्यूक्लियाई के बारे में पता चलता है। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो अब जो हमने सेगर चार्ट पढ़ा इसके अंदर हमने देखा कि जो हमारे स्थायी और हल्के नाभिक हैं, ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा
n इक्वल टू जेड रहता है ये, ठीक है, n बाय जेड का रेशियो 1। तो स्थायी और हल्के जो न्यूक्लियस होते हैं वो इस लाइन के ऊपर होते हैं, ठीक है। आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं ये कर्व थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थायी और हल्के नाभिकों के लिए तो क्या होगा, n बाय जेड का जो रेशियो है वो 1 आता है, ठीक है। सेगर चार्ट से कंक्लूजन निकलता है कि जो स्टेबल और जो हमारे छोटे जो न्यूक्लियस होंगे उनके लिए n बाय जेड का रेशियो क्या रहता है, 1 रहता है। लेकिन जो मध्यक्रम के या जो भारी नाभिक है उनके अंदर क्या होगा कि n बाय जेड का जो रेशियो है वो 1 नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमम जो है यहाँ पर n बाय जेड का जो रेशियो है 146 डिवाइडेड बाय 92 इक्वल्स टू 1.6 होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन n बाय जेड का जो रेशियो है वो 1 नहीं रहता है जो हमारे भारी नाभिक है उनके लिए। तो क्योंकि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है यानी प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है तो क्या होगा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब जेड का मान बढ़ता है, जेड इंक्रीज होगा यानी प्रोटॉन की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के साथ में प्रोटॉन प्रोटॉन जो वैद्युत प्रतिकर्षण है, रिपल्सिव फोर्स जो है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण क्या होगा कि रिपल्सन स्टार्ट होगा। रिपल्सन बढ़ने के कारण, प्रतिकर्षण बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, नाभिक अस्थायी हो सकता है। इसलिए क्या होगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक रखनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भारी नाभिक है उनके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन्स की संख्या कम होती है और न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास में ये जो n बाय जेड रेशियो है, ठीक है, यहाँ पे अधिक रहता है और इसका जो मान होगा यानी इससे अधिक नहीं रहता है ये रेशियो। इसका मतलब जो स्टेबिलिटी है वो हमारे डिपेंड करती है इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के ऊपर, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर न्यूट्रॉन्स की संख्या कम है, ठीक है, इस प्रकार से अगर हम माने कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो एनर्जी लेवल्स में भरे जाते हैं, तो जब तक ये पेयर्ड रहते हैं यानी पेयर्ड अगर अपने पास में न्यूक्लियस होंगे जिनके लिए n भी इवन है और z भी इवन है तो वो न्यूक्लियस क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो n अगर इवन होगा तो ये भी पेयर्ड होंगे, z अगर इवन है तो ये भी क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। तो n और z जो हैं वो जब तक युग्मित होंगे तो वो नाभिक क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं। अगर n हमारा इवन है, ठीक है, और z हमारा ओड होगा तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे नाभिक जो होते हैं वो इनसे कम स्थायी होते हैं। और अगर दोनों ही ओड होंगे तो वो नाभिक क्या रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं। इनका जो टेबल मिलती है देखने को कि जो हमारे पास में इवन जो जिनके लिए n और z का मान क्या है, इवन है, उन न्यूक्लियस की संख्या सबसे ज्यादा होती है। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले जो स्थायी नाभिक हैं उनके अंदर क्या होगा, अधिकतर वे नाभिक होते हैं जिनमें n और z दोनों क्या हो, इवन हो, ठीक है। n और z दोनों क्या रहते हैं, इवन रहते हैं। और इसके अलावा अगर n ओड है और z इवन है तो या फिर n इवन है z ओड है तो ऐसे नाभिकों की, स्थायी नाभिकों की संख्या कम देखने को मिलती है। और अगर दोनों ही ओड हैं तो वो नाभिक जो होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। ऐसे केवल 4 नाभिक प्रकृति में पाए जाते हैं जिनके अंदर n और z दोनों ये ओड होते हुए भी वो क्या रहते हैं, स्थायी अवस्था में पाए जाते हैं। एक तो हमारा 3 लिथियम 7, ठीक है, ड्यूट्रॉन और बोरोन जो होता है और नाइट्रोजन, ये से नाभिक है चारों जिनके अंदर न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, ओड होंगे और प्रोटॉन भी ओड होते हैं। फिर भी ये चारों नाभिक स्थायी अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 4 ऐसे नाभिक हैं जिनके अंदर दोनों ओड होते हुए भी ये स्टेबल होते हैं। वरना क्या होगा कि अगर दोनों इवन है वो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं और अगर इवन ओड वाला कॉम्बिनेशन होगा तो वो इनसे कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है।
यानी स्टेबल जो पाए जाते हैं वो सबसे ज्यादा ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हमारे इस तरह से हम मानते हैं कि ये एनर्जी लेवल्स में अगर इस तरह से भरे हुए हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो विघटन हमने अभी भी पढ़ा था, डीके जो होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित होते हैं, तो वहां पर अपने पास में क्या होगा कि अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर जैसे हम ले कि 6C12 अगर हमारा है, तो वहां पर क्या होता है कि 6 यहाँ पे प्रोटॉन है और 6 ही क्या है यहाँ पर न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या रहते हैं, पेयर्ड है। तो 6C12 हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। अब अगर हमारे पास में कोई इस तरीके का न्यूक्लियस है, जैसे कि हम बात करें जिसके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या क्या है, कम है, और न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है। न्यूट्रॉन्स की संख्या अगर ज्यादा है तो वो क्या होंगे, मान लो प्रोटॉन्स उसके अंदर 3 है और न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 5 है या 5 से ज्यादा है, तो यहाँ पर ये हाई एनर्जी लेवल के अंदर भरे जाएंगे। ठीक है, जितने ज्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे वो उतने ही ज्यादा एनर्जी लेवल्स में जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल कंडीशन के अंदर कब होता है, जब वो अपनी मिनिमम एनर्जी लेवल के अंदर हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटॉन के अंदर चेंज होते हैं। ठीक है, जिससे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है वो लगभग बराबर बनी रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो कम एनर्जी वाले लेवल के अंदर है। इसी प्रकार अगर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, तब क्या होगा कि वहां पर रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। इस वजह से अगर मान लो यहाँ पर प्रोटॉन्स की संख्या अधिक होती है, न्यूट्रॉन की संख्या कम है, तो क्या होगा कि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज होता है, जिससे कि प्रतिकर्षण जो है वो कम होगा, क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ने के साथ में प्रतिकर्षण बढ़ता है। तो इस प्रकार हमारे जो डीके होते हैं, जैसे कि हमने अभी अल्फा डीके पढ़ा और हम बीटा माइनस और बीटा प्लस डीके पढ़ते हैं, तो ये क्या करते हैं कि इन जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियाई हैं, उनको स्टेबल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर वो क्या करते हैं, खुद स्टेबल होने का प्रयास करते हैं, और बीटा माइनस और बीटा प्लस डीके होते हैं, जिसके अंदर हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं। यानी यहाँ पर प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती है, और अगर न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है तो क्या होगा, प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी और न्यूट्रॉन की संख्या कम होगी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि एन और जेड की संख्या डिपेंड करती है कि न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी किन पर, एन और जेड की संख्या के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेगल चार्ट है वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है, किस प्रकार से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्राफ जो बनता है उससे उसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस होता है उसकी स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन जो होती है वो निकालते हैं हम लोग सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूले से। सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र जो होता है उससे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन निकालते हैं हम लोग। तो वहां पर अपने पास में साम्य अनुभाग द्रव्यमान सूत्र क्या आया था, MAZ इक्वल्स टू ZMH प्लस का A माइनस जेड MN माइनस का AB माइनस का, ये सारे टर्म्स जो माइनस थी वो प्लस हो जाएंगी, माइनस का AS A की पावर 2/3 प्लस का AC Z इंटू Z माइनस 1 डिवाइडेड बाय A प्लस A माइनस 2Z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A की पावर, ठीक है, डिवाइडेड बाय A प्लस AP A की पावर माइनस का 3/4। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आता है, जो सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला था ये हमारे पास में आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूले से न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की कंडीशन निकालते हैं कि हमारे पास में कंडीशन क्या आती है। ठीक है।
तो आज के लेक्चर में आप लोग सेगर चार्ट के बारे में पढ़ना कि ये अपना सेगर चार्ट जो होता है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो होती है वो एन और जेड पर निर्भर करती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो स्टेबल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं वो वही होते हैं जिनके लिए एन और जेड दोनों क्या होंगे, इवन होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूले से स्टेबिलिटी कंडीशन निकालेंगे।